आपने फिजिक्स के जो 2 पेपर हैं, सेकंड और थर्ड, विद्युत चुंबकीय का टॉपिक है वो आज आपने पढ़ लिया। अब मैं जो सेकंड पेपर है तरंग एवं दोलन, उसी का यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक है स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति। कल हमने पढ़ा था दोलनी गति के बारे में, और आज यहाँ देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन इन ऑर्बिटरी पोटेंशियल वेल क्या कहता है। एक्चुअल में हम यहाँ पे निकालना चाहिए बल और विस्थापन। जो दोलनी गति होती है उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, वो विस्थापन के समानुपाती होता है ना। इसलिए इसको स्वैच्छिक विभव को, जो भी आपके पास जो दोलन है माध्य बिंदु के दोनों ओर जो पेंडुलम है वो अगर दोलन करता है तो उसकी गति का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, और बल और उन बाकी जो भी भौतिक राशियाँ उनमें क्या संबंध होंगे, उसका हम आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सभी संरक्षित बल क्षेत्र में कण की स्थिति ऊर्जा, संरक्षित बल समझते हैं ना, पढ़ा होगा आपने स्कूल लेवल पे। संरक्षित बल किसे कहते हैं? जब कण गति करता है तो पीछे जिस बिंदु से उसका विस्थापन हो रहा है उस दिशा में, यानी प्रारंभ बिंदु की तरफ यदि एक बल यदि लगता है तो इसका मतलब उसका जो गति है वो संरक्षित बल क्षेत्र के अंदर हो रही है। ठीक है, तो वापस बोलता हूँ मैं कि सभी संरक्षित बल क्षेत्र में कण की जो स्थिति ऊर्जा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्थिति पर जो निर्भर करती है, कण की स्थिति ऊर्जा स्थिति का सतत फलन होगी। सतत फलन का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ यदि वो गति कर रहा है तो जितने भी बिंदु, अनंत बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में एक रेखा से आप मिलाएंगे उसको, तो बिंदुओं की संख्या क्या होगी? अनंत हो सकती है। जितने भी बिंदु संभव बिंदु है, और यानी बीच में कहीं टूटा नहीं है, जितने भी बिंदु आएंगे सब पर, है ना, वो उसका फलन होगा, यानी उसके बिंदुओं के निर्देशांकों पर उसका मान निर्भर करेगा। किसका? स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, इसलिए कहते हैं स्थिति ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करती है, यानी उस स्थिति निर्देशांकों के बिंदुओं पर निर्भर करती है। एक्स वाई जेड किसी बिंदु के निर्देशांक है तो वो एक्स पे भी निर्भर करेगी, वाई पे भी निर्भर करेगी, जेड पे भी निर्भर। किसी एक का भी मान बदलता है उन तीनों में से, या दो का बदलता है या तीनों के बदलता है, तो इस तरह से उसका मान बदलेगा। किसका? स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, वापस बोलता तो पढ़ता हूँ मैं। सभी संरक्षित बल क्षेत्र में कण की स्थिति ऊर्जा स्थिति का सतत फलन होती है। ठीक है, यानी U अगर स्थिति ऊर्जा को लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हैं? एक्स वाई जेड, यानी वो एक्स पे भी निर्भर करेगी, वाई पे भी और जेड पे भी, है ना। U विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ब्रैकेट के अंदर जो भी राशि लिखते हैं कोमा लगाकर, उन पर उसका मान निर्भर करेगा। और यह कण पर कार्यरत बल से हम जानते हैं, अगर F कार्यरत बल है और स्थिति ऊर्जा को यदि U लिख रहे हैं तो F और U के मध्य जो संबंध है वो F = माइनस डेल U होता है। डेल संकारक होता है, आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे भी, और गणित में भी आप चूँकि पढ़ते हैं सदिश, है ना, वेक्टर एलजेब्रा जो होती है उसके अंदर। और डेल आप जानते हैं, एक बार फिर मैं बता दूं, आपने नहीं पढ़ा हो तो I = होता है आई केप, और हम फिजिक्स में भी वापस पढ़ेंगे इसको, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर I del/delta x प्लस J del/delta y प्लस K del/delta z। ठीक है, इस तरह से आप उसको लिखते हैं। और ये समीकरण 2 के अंदर ऊपर देखिए आपको साफ लिखा हुआ है, F = माइनस डेल U है, तो ये माइनस आई बाहर आ गया, और डेल U को हम लिख सकते हैं I del U/delta x प्लस J del/delta y प्लस K delta U/delta z, जो समीकरण 2 में स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। यदि कण केवल x के अनुदिशी गति कर रहा है, यानी x दिशा में ही आगे उसका विस्थापन हो रहा है, तो उसका जो बल का जो घटक होगा x दिशा में वो Fx कहलाएगा। और Fx ऊपर समीकरण 2 में आई केप का जो गुणांक देखेंगे वो x घटक होगा, यानी Fx आई केप का गुणांक क्या है? माइनस डेल U/delta x। इसलिए समीकरण 3 देखिए आप, उसमें Fx का मान क्या लिखा हुआ है? माइनस डेल्टा U/delta x। इसी तरह से y दिशा में लेंगे तो Fy क्या हो जाएगा? J का जो गुणांक होगा, यानी माइनस डेल U/delta y। और z दिशा का घटक लेंगे तो वो Fz क्या हो जाएगा? K जो एकांक सदिश है K केप, उसका जो गुणांक होगा I del U/delta x के बराबर होगा। तो माना कि हमारे पास किसी कण या पिंड के विस्थापन से हुई स्थिति ऊर्जा के परिवर्तन को, अगर आप देखें ये नीचे एक चित्र दे रखा है, चित्र 1.21, उसमें यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। वाई एक्सिस पे ये U ले रखा है और एक्स एक्सिस पे विस्थापन है,
और ये ओ बिंदु नहीं लिखा हुआ है, वो आप लिख लें, वो मूल बिंदु को व्यक्त कर रहा है ना। वहाँ से इस तरह से एक्स दिशा में ये जो स्थिति ऊर्जा का जो ग्राफ है वो ए से गुजरता हुआ फिर नीचे न्यूनतम हुआ, फिर बी पे आ गया, फिर क्यू पर अधिकतम हो गया, और ये आर पर वापस न्यूनतम हो गया, एस पर। तो ये अधिकतम न्यूनतम यानी तरंग की जैसे व्यवहार कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं अधिकतम मान लगातार घटता जा रहा है, क्यू पे जो मान है और एस पे जो मान है वो घट रहा है, यानी स्थिति ऊर्जा क्या होती जा रही है, समय के साथ घट रही है। तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पर लेंगे डेल यू बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि ढाल बताता है, और किसी बिंदु पर जो ढाल है वो इस तरह से आप निकालते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता हर एक पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श प्रवणता डेल यू बाई डेल्टा एक्स उस बिंदु पर लग रहे बल के परिमाण को बताती है। अतः स्थिति ऊर्जा वक्र के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पी क्यू आर एस पर, ये ऊपर देख रहे हैं पी और आर नीचे वाले बिंदु हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये और वो एक्स एक्स के समानांतर हो जाएगी, तो डेल यू बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डेल्टा एक्स तो धनात्मक है, यहाँ से यहाँ आप लेंगे, लेकिन यू इस बिंदु पर और इस पर यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक्स दिशा के समानांतर है, इसलिए डेल यू 0, यानी अंश और हर तो धनात्मक है लेकिन अंश 0 होने के कारण इसका मान 0 हो जाता है। तो ये हम कहेंगे डेल यू बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर इन बिंदुओं पर पी और आर पर भी और ऊपर जो बिंदु हैं क्यू और एस पर भी, इनका मान क्या होगा, 0 होगा, यानी इन बिंदुओं पर बल का मान 0 है। तो हम कहते हैं इनको संतुलन की स्थिति। अगर किसी बिंदु पर कुल बल 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, संतुलन अवस्था में कहलाता है। इनको संतुलन स्थितियां भी कहते हैं, पी क्यू आर एस को। यदि उच्च स्थिति ऊर्जा वाले बिंदुओं क्यू तथा एस की स्थितियों से कण को थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो उच्चतम स्थिति से कम हो जाएगी और कण एक बल अनुभव करेगा जो इन स्थितियों से दूर ले जाएगा। यहाँ पर हम देखें, है ना, तो इन स्थितियों से वो क्या हो जाएगा, अलग, जैसे ही उसमें। अब यदि न्यूनतम स्थिति ऊर्जा पी या की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ें तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम स्थिति ऊर्जा से कुछ अधिक हो जाएगी और विस्थापन से एक्स का मान पड़ता है विस्थापित यू एक्स वक्र की प्रवणता यहाँ पे ऋणात्मक है, इसलिए ये माइनस एक्स दिशा में होगा जो कण को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो ये थ्योरी आप पढ़ना, मैं आपको चित्र से वापस समझाता हूँ। ये जैसे क्यू बिंदु है, यहाँ से आप इधर ले आते हैं कण को, यहाँ पे विस्थापित करते हैं, यहाँ पे आप ढाल देते हैं तो क्या हो रहा है, ढाल थोड़ा सा आपने उसको ऋणात्मक एक्स दिशा में लिया और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स भी क्या हो गया, वो ये जो ढाल है यहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो टोटल हम कहेंगे उसका मान f का भी इधर ही होगा, तो वो धनात्मक इधर ही जा रहा है, तो वो वापस मूल बिंदु की तरफ नहीं गया। और इधर आप धनात्मक दिशा के ले जाते हैं, डेल बाई डेल्टा यू एक्स वो हमारे पास ऋणात्मक है और माइनस आगे लगा हुआ है, तो ऋणात्मक ढाल और ये दोनों मिलकर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो इधर ही जाए। यानी धनात्मक दिशा पे जाने पर इसका मान इधर हो रहा है, ऋणात्मक दिशा पे लेने पर मान इसका उधर हो रहा है। यानी उच्चतम मान से Q और S से अगर उसको थोड़ा विस्थापित करते हैं तो वो उधर जिधर विस्थापित करते हैं उधर ही बल लगता है, तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। जबकि P और R बिंदु ऐसे हैं, यहाँ से अब आप धनात्मक अक्ष दिशा की तरफ विस्थापित करते हैं यानी B पर ले गए तो ये ग्राफ यूँ आएगा, और हम जानते हैं ये डेल यू बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, धनात्मक हो गया, और एफ एक्स हमारे पास डेल टी एक्स धनात्मक है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी ये हम उसको विस्थापित किया इधर और बल लग रहा है ऋणात्मक दिशा में, तो ये इधर जाने के बाद जैसे इसको छोड़ेंगे तो वापस ये पी बिंदु पर आएगा। ये ए की तरफ ले जाएं, इसी तरह से पी को आप पी से ए की तरफ विस्थापित करें, तो आपने विस्थापित किया ऋणात्मक एक्स दिशा की तरफ, और अब यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो गया, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल टी बाई डेल्टा एक्स नेगेटिव और बाहर नेगेटिव है तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एक्स पॉजिटिव। यानी इधर आपने विस्थापित किया और बल धनात्मक दिशा में होता है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो वापस क्या होगा, ए से पी की तरफ आएगा। यानी कुल मिला के कहना चाह रहा है कि इस पी बिंदु से चाहे आप इसको इधर ले जाएं तो बल इधर लग रहा है और इधर ले जाएं तो बल इधर, यानी पी से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं वापस वो मूल स्थिति की तरफ आता है, यानी विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगता है। इसलिए इनको संतुलन की स्थितियां कहते हैं, पी और आर को, और क्यू और एस चूँकि वहाँ से विस्थापित करने के बाद वापस लौट के नहीं आता, इसलिए इनको असंतुलन अवस्थाएँ कहते हैं। तो एग्जाम में असंतुलन और संतुलन बिंदु की परिभाषा आती है। इस ग्राफ से आप चित्र 1.2 से 1 से उनको परिभाषित कर सकते हैं, और कौन सी
इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उन चार में स्थायी और अस्थायी संतुलन की परिभाषाएं जो यहाँ दे रखी है वो आप Q और S इस तरह से अस्थायी हो गए, और जबकि P और Q यहाँ पे स्थायी संतुलन अवस्थाएं हो गई। ये आप देखेंगे P के इधर उधर A और B के दोलन करने लगता है, और यह न्यूनतम स्थिति ऊर्जा इस तरह से हम देखेंगे क्या कहलाती है, स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। अतः गतिशील कण की स्थिति ऊर्जा विस्थापन वक्र में न्यूनतम स्थिति ऊर्जा वाली संतुलन स्थिति के इधर उधर A व B के मध्य परिबद्ध क्षेत्र को हम इस तरह से, जो ये बीच में था हमारे पास P और ये A और B बिंदु हो गए, इनके बीच का जो गति है ये विभव कूप कहलाता है। यानी एक कुआं हो गया, पोटेंशियल वेव, जिसके अंदर से हम देखते हैं वो बाहर नहीं निकल पाता है। जिस तरह से आपके पास एक कटोरी है ना, कर्व्ड, उसमें आप इधर से कंचा डाल दें तो वो वापस यहाँ पे नीचे जाएगा, वेग अधिकतम हो जाएगा, फिर वो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदलेगी, फिर अधिकतम पहुँच जाएगा, लेकिन कटोरी से बाहर नहीं निकल सकता, फिर वापस इस तरह से वो उसमें क्या करेगा, दोलन करेगा। तो वो उसके लिए कुएं का काम कर दिया। इसको इसलिए विभव कूप कहते हैं, पोटेंशियल वेल कहते हैं। तो विभव कूप की परिभाषा भी आती है, वो आप यहाँ से एग्जाम में लिख सकते हैं। विभव कूप के उच्चतम तथा न्यूनतम स्थिति ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप का बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अधिकतम है ना, ये यहाँ से ये तो अधिकतम हो गई और ये न्यूनतम हो गई, इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा का अंतर होगा उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से कम होने पर कण विभव कूप में ही रहता है, और कण की यह अवस्था बाउंड स्टेट कहलाती है, बद्ध अवस्था का। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं डेड नंबर के, इनकी परिभाषाएं एग्जाम में आती है, तो आपको यहाँ से लिखनी है, याद रखनी है। गणितीय रूप से दोलनीय गति का समीकरण ज्ञात करने के लिए कण की न्यूनतम स्थिति ऊर्जा, जैसा कि चित्र में था, ये x0 यहाँ पर है ना, आप देख रहे हैं ये P पर सबसे न्यूनतम ऊर्जा है, और P से यदि लंब डालें तो वो x0 दर्शा रखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये, इसलिए न्यूनतम स्थिति ऊर्जा को क्या लिख रहा है, U ब्रैकेट में x0 लिख रहा है वाली स्थिति, अतः x = x0, P से थोड़ी दूर स्थित किसी बिंदु x पर ले लें अपन। ठीक है, थोड़ा सा आगे विस्थापित कर दिया, और ये P से थोड़ा विस्थापित किया, और ये नया पॉइंट आ गया x वहाँ पर। ठीक है, गति का समीकरण निकालने के लिए इस तरह से हम धनात्मक के साथ थोड़ी दूर स्थिति किसी बिंदु x पर ऊर्जा को क्या लिख देंगे, वो x0 पर तो थी, न्यूनतम पर तो u ब्रैकेट में x0 था, और विस्थापित कर दिया आगे, वो ऊर्जा हो गई। तो u x ब्रैकेट में लिखा है और u x0 दोनों लिखा है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मान निकालना हो तो टेलर श्रेणी विस्तार प्रमेय गणित में आप पढ़ते हैं, तो ux का u x0 के साथ क्या संबंध होगा, प्लस डेल्टा u के x के साथ परिवर्तन की दर, उसका मान उस x0 पे क्या है, और x से x0 के बीच में अंतर कितने, उनके गुणनफल के बराबर, प्लस उसका 2 बार अवकलन ले लेंगे, फिर इस x - x0 का होल स्क्वायर कर देंगे और फैक्टर 2 का भाग दे देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो डेल का x के साथ 3 बार अवकलन हो जाएगा, फिर x - x0 की घात 3 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये थर्ड प्लस डॉट 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 आगे, ये इस तरह से जो समीकरण 4 बता रखी है, ये टेलर श्रेणी विस्तार प्रमेय है। यहाँ पर u x0 है ना लिखा, इसका मतलब x0 पर मान क्या है, डेल u बाई डेल्टा x का x0 पर मान क्या है, डेल 2u बाई डेल्टा x। ये तीनों मान हम देख रहे हैं, u डेल u बाई डेल्टा x और डेल 2, 2 बार अवकलन है, डेल 2u बाई डेल्टा स्क्वायर, इनके x0 पर मान क्या है उनको व्यक्त करेंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पे u x0 पर u का स्थिति p पर जो मान था, आप लंब डालें y एक्सिस पर, तो वो ये न्यूनतम मान है, बाकी सब जगह अधिकतम मान है। स्लोप लेंगे तो वो x एक्सिस के समानांतर आएगा, इसलिए इसका मान 0 आ रहा है, और 2 बार करेंगे तो वो उसकी वक्रता त्रिज्या को बताता है, और वो हम पहले गणित में पढ़ चुके हैं, वो धनात्मक मान होगा। फिर इसी तरह से आगे मान लेंगे डेल 2 वो और धनात्मक हो जाएगा, तो इसको तो मान लिया इन्होंने 2 बार, इसको k1 एंड सो ऑन आगे अवकलन करते जाएंगे तो k2 आता जाएगा। केवल हमारे पास ये न्यूनतम मान है, यानी कांस्टेंट होगा, और ये 0 होगा। ये मान सब उसमें समीकरण 4 में पुट कर दें तो हमारे पास नई समीकरण आ जाएगी, u = ux0 प्लस हाफ, सेकेंड पद का 0 हो गया, और थर्ड आ गया ये 1 बाई फैक्टोरियल 3 को आप क्या करेंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। यदि संतुलन बिंदु को, ये समीकरण 5 को ही आगे डिफाइन कर रहे हैं, संतुलन P को मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दें तो न्यूनतम है ना, ये x0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तब हमारे पास समीकरण 5 इस तरह से हो जाएगी, और हमारे पास x0 0 हो गया। क्या कर दिया हमने, x0 को 0 लिख दिया, इसलिए ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और पहला पद भी 0 हो गया। ये
कह रहा है x चूँकि बहुत अल्प है इसलिए उच्च घात के पदों को x स्क्वायर के अलावा यानी x क्यूब को हम 0 कर देंगे और ये f अगर इसका अवकलन लेंगे वो जो आएगा आप जानते हैं x स्क्वायर का 2x होगा तो ये आ जाएगा और ये अवकलन है सिंपल, वो आप समझ सकते हैं। और उच्च घात के पदों को x स्क्वायर को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेंगे तो f का मान आ जाएगा यहाँ पे पहले पद के बराबर माइनस के एक्स और u का पहले पद के बराबर हाफ के स्क्वायर। ये दोनों सूत्र हम काम में लेंगे कि बल यहाँ से हम देख रहे हैं विस्थापन के समानुपाती और स्थिति जो एक्स स्क्वायर जो वक्रता त्रिज्या है उसके समानुपाती है। तो इस स्थिति में ये दोनों समीकरण 8 और 9 आगे हमारे काम आएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, 8वां कह रहा है कि u तथा x में खींचा गया आरेख परवलय होगा। आप जानते हैं u प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर होता है वो भी परवलय होता है, x वाई स्क्वायर के समान वो भी परवलय होता है ना क्या। तो y स्क्वायर इजिकल टू 4ax इस तरह से, तो यहाँ पे x स्क्वायर इजिकल टू 4ai उससे तुलना का आप कर सकते हैं जहाँ पे y पे ux हो गया। तो u तथा x में खींचा गया आरेख क्या होगा, पैराबोलिक आकृति का होगा, परवलय होता है और कण पर कार्यरत बल विस्थापन के अनुकरणवाती है। परंतु परवलयिक विभव कूप में कण की गति दोलनीय गति यानी सरलावत गति होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विभव कूप में लघु विस्थापनों के लिए ये सारी समीकरण हम कब काम में ले रहे हैं, जब उच्च घात के पदों को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। कब करा, जब x का मान न्यूनतम था यानी विस्थापन बहुत कम है, यानी लघु विस्थापन के लिए हम कह सकते हैं कण की गति दोलनीय गति या सरलावत गति मानी जा सकती है, चाहे विभव कूप की आकृति कैसी भी हो। तो ये सरलावत गति के अंदर हमें विभव कूप के अंदर अल्प विस्थापन के लिए उसकी जो दोलनीय गति है उसके अंदर जो लगने वाला बल है प्रत्यानयन बल वो विस्थापन के समानुपाती होता है और समानुपाती नियतांक को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल नियतांक। और स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। ये दोनों जो हैं बेसिक सूत्र आगे सारे जितने भी डेरिवेशन उसमें काम आएंगे, इसलिए ये एक तरह से बेसिक है। इसको आप बड़ा क्वेश्चन भी आता है और इसमें परिभाषाएं वो भी आती है, ध्यान से आप इसको एक बार फिर पढ़ लें, आगे बहुत काम